अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नावल की थर्ड एपिसोड ऑफ हासिल वफा हो तुम, आज कलम नीलम रियासत। सुबह ही सुबह मारिया को मैके देखकर सारा का माथा ठिनका, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वो भाई की शादी की खुशी में मिठाई वगैरह लेकर रुखसत हुई थी। दूसरा, मारिया के मूड से पता लग रहा था कि किसी मिशन पर आई है। मारिया मूड वाली लड़की थी, अच्छे मूड में होती तो आपसे अच्छे से मिल लेती, वरना सलाम लेना भी गवारा ना करती। वो सीधी माँ के कमरे में आई थी। सारा ने ताज़ा कॉफ़ी बनाई, एक कप भरकर इसको पेश किया। ये पी लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, फिर सबके साथ नाश्ता करना। बहू, अकल से काम लो। 5 माह की हामला लड़की को मुई काली कॉफ़ी का भरा मग्गा थमा रही हो। सारा ने पहले हैरत से सास की शक्ल देखी, आया मजाक कर रही हैं, मगर जिस तरह से मारिया हंस रही थी इसके अंदाज से इसका अंदाज ने इसे कुछ और ही बताया। मारिया हंसते हुए बोली, मम्मी इस बेचारी को क्यों डांट रही हैं, इसको तो पता ही नहीं। सारा ने खुले चेहरे और खुशगवार हैरत के साथ तस्दीक मांगी, यानी तुम वाकई प्रेग्नेंट हो। मारिया हंसी। हाँ। सारा ने खुशी से इसको गले लगाकर गाल चूमा। अरे तुमने बताया ही नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें सेहत सलामती वाली नेक औलाद दे। आमीन। बस मम्मी कहती थी अभी किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है। हालांकि मैंने मम्मी से बहस भी की थी, भला अपने बहन भाइयों से क्यों लगेगी, मगर खैर पुराने ख्यालात की है ना। मगर तुम्हारी फिगर से भी शो नहीं होता कि 5वां महीना लगा हुआ है। हाँ, मैंने शर्ट का साइज़ बड़ा करवाया है, इसलिए महसूस नहीं होता। आज तो तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का नाश्ता करवाऊंगी, बताओ क्या खाओगी, आखिर तुम एक माँ बनने जा रही हो। अगर ये बात है तो अपने हाथ के पैनकेक खिला दें। अरे इतनी छोटी सी फरमाइश मैं बनाकर तुम्हें बुलाती हूँ। वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी जब मम्मी की आवाज़ कानों में पड़ी। दिल से तो सारा बीबी इतनी खुश नहीं होंगी जितना दिखावा करके गई है। तुम ज़रा एहतियात करना। मैं तो कहती हूँ अगर ख़ास तुम्हारे लिए कुछ बनाए तो मत खाना, क्या पता हसद के मारे इसमें कुछ मिला ही ना दे। तौबा है मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरी जान निकाल देंगी। सारा को अपने कानों में साएं साएं महसूस हुई। वो डैनियल को जगाने जा रही थी, मगर अब कदम ज़मीन का साथ छोड़ने से इनकारी हो गए। अयूब को बाहर से आता देखकर वो वहाँ से हट गई। कमरे में आकर डैनियल को उठाने की बजाय उसकी कमर से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। मम्मी के अपने बारे में इतने अच्छे ख्यालात सुनने के बाद उसको नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त चाहिए था। डैनियल की उसकी जानिब पुश थी। उसने अपने बाजू सारा की गर्दन के गिर्द लिपटाया। सारा चौंकी और नम आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने डैनियल का हाथ कुछ अपनी गिरफ्त में लिया, उसकी हथेली अपने सामने खोलकर चूमी, पीछे मुड़कर उसके चेहरे को अपनी नज़रों का फोकस बनाया। वो आंखें बंद किए लेटा हुआ था, मगर सोया हुआ नहीं था। सारा ने उसकी सीधी तरफ की हेयर लाइन को उंगली के पोरों से ट्रेस किया। फिर झुककर उसकी पेशानी चूमी। बोसा लेने के बाद कुछ सेकंड तक इसकी काली घनी पलकों में देखती रही। सर झुकाकर दाईं आंख चूमी और भारी आवाज़ में बोला, या अल्लाह खैर, बीवी को सुबह सुबह इस गरीब पर इतना प्यार आ रहा है। सारा की हंसी निकल गई। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ जनाब, मैं नाश्ता तकरीबन बना चुकी हूँ आपके लिए। अब आप बिस्तर छोड़कर बाहर आ जाएं। और हाँ, मारिया आई है। क्या वक्त हुआ है? 9:30। बहन मेरी यकीनन सुबह सुबह मूड ख़राब करेगी। अब समझ आया तुम्हें मेरे पे प्यार नहीं तरस आ रहा है, इसलिए इतनी मेहरबानी फरमाई गई। इसके मुस्कुराकर हल्का फुल्का मजाक करने पर सारा हंसते हुए थोड़ी देर पहले सास की जानिब से लगने वाले तीर का दर्द भूल चुकी थी। आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। मैं मारिया के लिए पैनकेक बनाने जा रही हूँ। जैसे ही तैयार होंगे मैंने नाश्ता लगा देना है। वो बिस्तर एक तरफ करके बेड से उठ गया। क्या अयूब घर पर है? सारा ने कंबल को तह लगाते हुए जवाब दिया।
हाँ, अभी बाहर से आया है। वो इसके करीब आया। चंद सेकंड को इसके चेहरे पर झुका, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, इसको कहना मुझसे काम है, कहीं ना जाए। मुझे इससे काम है, कहीं ना जाए। अच्छा, कह देती हूँ। 2-3 मिनट में बेड के सिरहाने वगैरह सेट करने के बाद वो बावर्ची खाने को जाने से पहले मम्मी के दरवाजे में रुककर अयूब को मुखातिब किया। अयूब, डैन कह रहे हैं कहीं मत जाना, इनको शायद तुमसे कोई काम है। सारा को लगा अयूब के चेहरे का रंग बदल गया था। संजीदा चेहरे के साथ बोला, मैं इतना फारिग तो नहीं हूँ कि जनाब जी के इंतज़ार में बैठूँ। उसको कहना मैं ऑफिस में ही होता हूँ, जो बात करनी है वहीं कर ले। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? नाश्ता तो करते जाओ। काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। नवाब साहब तो सारा दिन यहाँ से वहाँ मीटिंग्स के नाम पर अय्याशियाँ करते हैं। ऑफिस का सारा बखेड़ा तो मैं ही देख रहा हूँ। रात को मिलते हैं, अगर मेरे आने तक आप जाग रही हुई। सारा हैरत के मारे पलक तक न झपक पाई। ये आदमी अभी 2 हफ्ते पहले माँ की मिन्नतें करने पर ऑफिस जाना शुरू हुआ है और इसको अय्याश कह रहा है। जिसने आज तक इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। सारा के सामने अयूब के इस तरह बोलने पर नादिया बेगम ने इसको घूरी से नवाजते हुए ऊपर से डांट दिया। बदतमीज़, शर्म नहीं आते? बाप जैसे भाई के लिए इस तरह बात करते हो? अच्छा अम्मा, मेरा मुंह ना खुलवाना, जा रहा हूँ। तुम अपनी बेटी के साथ बैठकर साजिशों का काम जारी रखो। नादिया का बस नहीं चल रहा था, वरना बेटे को रख कर 2-3 लगाती। सारा गुस्सा सारा पर उंडेल दिया। तुमने नाश्ता बना लिया? अभी तक बस अंदर बाहर ही घूम रही हो। इस वक्त लोग खा पी कर कामों को निकल जाते हैं। हमारे घर सुबह ही 10 बजे होती है। भूख से बीपी लो हो रहा है। सुबह से एक प्याली दही, एक साथ में फ्रूट, साथ में चाय और केक खाने के बाद भी आलम है। जी बस 10 मिनट चाहिए हैं। मारिया अपनी नेल पॉलिश उतार रही थी। पैनकेक बनाने से लेकर नाश्ता लगाने तक एक ही दुआ दिमाग में घूम रही थी। या अल्लाह, इन लोगों की असलियत डैन पर खोल दे। ये लोग इसके साथ मुखलिस नहीं हैं। वो नाश्ते की मेज़ को आखिरी दफ़ा चेक कर रही थी कि आया सब कुछ आ गया। तभी मारिया और मम्मी ने आकर अपनी कुर्सियां संभाली। सारा ने इनके पीछे आते डैन को देखा। वो सफ़ेद खद्दर के सूट के ऊपर मस्टर्ड ऊनी जैकेट पहने हुए था। माथे पर सोच की लकीरें थीं। नाश्ते के दौरान वो माँ से पूछने लगा, मम्मी, आपके घुटने का दर्द अब कैसा है? कैसा होना है बेटा? बुढ़ापा आ गया है, अब ये सब चलता रहना है। मैं आपका फिजियो डॉक्टर बदल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त ने डॉक्टर का बताया है, लड़की है, अमेरिका से पढ़ी है, अब इधर आकर अपना क्लिनिक चला रही है। मैंने कल अपनी असिस्टेंट को बोला था वो आपके लिए इस डॉक्टर से वक्त ले। आज वो वक्त बताएगी। आप अपने मल्टीविटामिन तो बाकायदगी से लेती हैं ना? हाँ, जब सारा को याद आता है दे देती है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कौन सी गोली किस मकसद के लिए है। पहले मारिया यहाँ होती थी, कभी नागा नहीं होता था। सारा ने दिल ही दिल में दुआ की, अब इनके सामने मुझे मत सुना देना। मगर हर दुआ कबूल कब होती है? सारा, विटामिन्स अहम हैं, नागा क्यों होने देती हो? फ़ोन पर रिमाइंडर लगा दिया करो या मैं ऑफिस से कॉल करके याद दिलवा दिया करूं? नहीं, मैं कोशिश करूंगी अब ना भूलूं। तुम इस औरत की हर बात क्यों सुनते हो? ये झूठी है। जब तुम इसकी हर बात को सर पर रखते हो बहुत बुरे लगते हो। मारिया ने पैनकेक के साथ कांटे पर स्ट्रॉबेरी का पीस मुंह में रखते हुए कहा, दानियाल जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। कितने? 70 लाख। डैनियल ने नज़र उठाकर बहन को गौर से देखा। जैसे 70 लाख ना हो, मीठी टॉफ़ी हो। इसने एक नज़र माँ पर भी डाली जो यकसर लाताल्लुक़ नज़र आ रही थी। क्या जान सकता हूँ इतनी बड़ी रकम किस लिए? क्यों? वैसे तो जहाँ कहीं पैसे लगाते हो वजह देखकर ही लगाते हो।
प्रीटी मच। अशर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट ख़रीदा है। 10 लाख इसके पास था, वो डाउन पेमेंट में दे दिया। बैंक से कर्ज़ा मंजूर नहीं हुआ। मैंने इसको कहा मैं तुमसे ले देती हूँ। वो तो किसी का एहसान नहीं लेने के लिए राज़ी नहीं था, मगर मैंने इसको बताया जो कुछ दानियाल के पास है वो सब मेरे बाप की जायदाद बेचकर ही बनाया गया है, इसलिए इस पर मेरा भी पूरा पूरा हक है। तुम वैसे मेरी मदद करना चाहो तो जायदाद में मेरा तुम मेरी मदद ना करना चाहो तो जायदाद में मेरा हिस्सा ही दे दो। मेज़ पर एकदम से खामोशी छा गई। सारा का जी इतना ख़राब हुआ, खाने से हाथ ही खींच लिया। वो सांस रोके मुंतज़िर थी। डैन अभी के अभी चेक काट कर बहन के सामने रखेगा या फिर लड़ाई होगी। मगर इसको मारिया का हकारत भरा अंदाज एक आंख न भाया। इससे पहले कि गर्मा गर्मी शुरू होती सारा बोली, डैन मैं आपको मुबारकबाद तो देना ही भूल गई, मारिया एक्सपेक्ट कर रही है। डैन कुछ कहने ही लगा था, मगर बीवी को यूं अचानक बोल उठने पर चौंका। गौर से सारा को देखा, जिसकी आंखें इसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी। वो परेशान थी। वो मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी खबर है मारिया, मारिया बहुत मुबारक हो। मम्मी आपको भी, किसी को भी हो जो आपका मौका दिए बगैर अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, मारिया माय डार्लिंग सिस्टर, डोंट एवर ट्राई टू इंटिमेटेड मी अगेन। आई एम नॉट अ फूल हु वुड इजीली बी manipulated by your poison tongue. I am a fudging businessman and a very successful one at that. I deal with all kind of people on daily basis. I know what you are trying to do here. आज लगे हाथों में तुम्हें इस बात का जवाब भी दे देता हूँ, क्योंकि तुम हर दफ़ा अपनी बात मनवाने के लिए अब्बा की जायदाद का जिक्र ज़रूर करती हो, और जब मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ तुम अपनी जगह यही सोचकर खुश होती हो कि डर कर मान गया है। आज इस बात को हमेशा क्लियर कर देते हैं। अब्बा जी मरहूम जब इस दुनिया से गए, हमारे पास फ़कत एक मकान था जो हमने 50 लाख में बेचकर 30 लाख का नया मकान लिया था। मैं 20 लाख रुपया लगाकर मैंने मामू के साथ कारोबार शुरू किया था, जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर मामू को फ़ायदा हुआ, मगर खसारा सारा मेरे हाथ आया था। इसके बाद 2 साल जलालत देखी, वर्कशॉप पर मुलाजमत की, होटल में काम किया, मामू के पीछे चढ़कर थोड़ी बहुत रकम निकलवाई, कुछ कर्जा उतार कर अपने काम शुरू किया। ये सब कुछ जो देख रही हो ना, इसमें अब्बा जी के पैसे तो थे, मगर 18 साल की उम्र से हर रोज़ कारोबार से 13 घंटे की शिफ्ट मैंने की है। पिछले 14 साल से हर रोज़ फैमिली डिनर्स में मैं मिस करता हूँ। जब तुम लोग ईदों और त्योहारों पर नए कपड़े पहनकर अपनी महंगी गाड़ियों में दोस्तों के साथ आउटिंग्स के लिए जाते हो और वहाँ बेफिक्र होकर 10-10 लोगों को डिनर करवाते हो, इस वक्त दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर तुम्हारी आसाइशों की कीमत मैं भर रहा होता हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं एक दिन भी अपनी बीवी को बाहर डिनर पर नहीं ले जा सका। इसलिए नहीं कि मेरा जी नहीं चाहता, फ़कत इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं होता। मैं रात 12 बजे के बाद कहीं जाकर घर आता हूँ। कभी अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? कभी किसी चीज़ की कमी महसूस की है? इतनी पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजार रही हो, आज तक कभी एक तिनका भी तोड़ा है? बाकी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जहाँ तक रही पैसों की बात, दे दूँगा मेरी तरफ से तुम्हारे आने वाले बच्चे को तोहफ़ा, मगर आज के बाद मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। माँ की पेशानी चूमी, मगर नादिया बेगम को इतनी भी तौफीक ना हुई कि वो इसको प्यार ही दे देती या सलाम का जवाब ही दे देती। सारा उठकर शौहर के पीछे जाना चाहती थी, मगर जानती थी सास का पारा हाई हो जाना है, इसलिए बर्तन उठाने लग गई। सारा के वहाँ से हटते ही मारिया मरी हुई आवाज़ में माँ से मुखातिब हुई, ये तो बड़ा मीसना साबित हुआ। देखा आपने कैसे अपने एहसान जताकर गया है। नादिया बेगम बावर्ची खाने की जानिब नज़र डालकर दबी आवाज़ में उसको डांटने लगी। मैं भी तो तुम्हें समझा कर थक गई
थी कि इसके साथ प्यार से बात किया करो, भाई भाई करती रहोगी, जान भी दे डालेगा, मगर तुम भी तो इसको ऐसे मुखातिब करती हो जैसे वो तुम्हारा नौकर है। तो और क्या है, आपने इसकी शक्ल देखी है? इसको भाई बोलूं? अफ्रीकी को पता नहीं अब्बा को कैसे एक काली औरत पर दिल आ गया। इनको तो देखकर ही घिन आती है। को जाके इनसे मोहब्बत करना। सारा जानती थी वहाँ रुककर एक भी और लफ्ज़ सुना तो मज़ीद वो बोल पड़ेगी। पिछले बागीचे में निकल आई, मगर दिल में वो बहुत खुश थी कि आखिरकार डैनियल ने अपनी कसम तो तोड़ दी। नेक्स्ट सीन। मारिया को आज का दिन मेरे लिए खुश आइन है। मार्कू, आज का दिन मेरे लिए खुश आइन है। तुम वहाँ होते तो तुम्हें पता चलता। उसने आवाज़ बुलंद नहीं की। गुस्से में नहीं आया, बड़े ठंडे और सर्द तासुरात के साथ बहन का घर पूरा कर दिया। हा हा हा। मारिया की शक्ल देखने वाली थी। वो मार्कू को गोद में लिए बागीचे के पिछले कोने में बैठकर इसके साथ बातों में मसरूफ़ थी। अगर मैं कहूँ कि डैन ने मुझे हैरान कर दिया, सच में गलत नहीं होगा। मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं इसको बेवकूफ़ ही समझती थी कि ये इन लोगों की असलियत नहीं देखता, मगर माकू ऐसा नहीं। वो सब समझता है, जानता है, जानबूझकर इनके सामने अहमक नज़र आता है। मुझे डैन पर जी भर कर प्यार आ रहा है। दिल कर रहा है इसके दफ्तर जाऊं और इसकी नज़र उतार कर आऊं। आज पहली दफ़ा मेरा डैन लगा है। और हाँ, सबसे अहम बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। जानते हो उसने क्या कहा? कहने लगा, एक दफ़ा भी बीवी को डिनर पर नहीं ले जा सका हूँ। अगली लाइन अहम है। बोला ये नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। हाय ज़ालिम, हाय ज़ालिम। इन दो लाइनों से ना वो मेरी किताब में अपनी सारी कोताहियाँ माफ़ करवा गया है। तुम गवाह बन जाओ मार्कू। मैंने अपने डीन की अब तक की मेरे हक़ में बरती जाने वाली सारी गफलतें माफ़ कर दी, दिल से माफ़ की। आज से दिल की किताब हर शिकवे से साफ़ हो गई। पिछले साफ नया खाता खोल लेंगे। सुन रहे हो ना मेरे छोटू से जान? बाजी जी कित्थे हो? नौकरानी की आवाज़ पर उसने हाथ हिलाकर तवज्जो हासिल करते हुए कहा, मीना मैं यहाँ पीछे हूँ। हाँ बाजी, हाय बाजी, इत्थे क्यों बैठी हो? यहाँ तो सूरज की धूप ही नहीं आती। तुमने आखिरी दफ़ा यहाँ पर झाड़ू कब लगाया था? 2 हफ्ते हो गए हैं। पर यहाँ की सफाई का क्या फ़ायदा? यहाँ कौन सा कोई आता है? शाबाश है मीना, कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा ये जगह ज़रूर साफ़ किया करो। सारे पत्ते बिखरे हुए हैं। मीना ने ललचाई हुई नज़रों से माल्टों से भरे पौधे को देखते हुए कहा, बाजी माल्टा उतार लूँ? पहले तो मेरी इजाज़त लेकर ही लेती हो ना? बाजी कसम से मैं रोज़ का बस एक उतारती थी। ये सारा उजाड़ आपके मेहमानों ने डाला है। वो जो बड़ी बेगम साहिबा की खाला है ना, 3 दिन वो बस इसी पौधे के गिर्द घूमती रही हैं। अच्छा चलो बस करो। ये बताओ मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आपसे ज़रूरी काम है, बोलो। पहले वादा करें, आप बड़ी बेगम जी से ज़िक्र नहीं करेंगी, क्योंकि गालिब भाई की शादी पर उन्होंने मुझे नेक दिए थे। अब अगर सुना कि आपसे पैसे मांग रही हूँ, उन्होंने मेरी मिट्टी प्लीत कर देनी है। तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? मेरी बहन की नंद की शादी आ गई है और मेरी बहन कहती है पहली दफ़ा इसके ससुराल में शादी आई है, इसलिए अगर इसकी बहन भारी सलामी ना देकर गए तो इसकी बेइज्जती होगी। कहती है 5,000 लड़की को सलामी देना, 2,000 लड़के को। साथ में मेरी सास का सूट, मेरी नंद का सूट, बहन का सूट। अब बताओ मैं अपने घर की रोटी पूरी करूं या फरमाइशें पूरी करूं? मैंने बहन को कहा हम आते ही नहीं हैं। बाजी मैं तो खुद को बेच कर भी इतने पैसे नहीं कमा सकती। आगे से नाराज़ हो गई थी। आज तो इसकी नंद की शादी है तो इतना बाहर डाल रही है, कल अपनी औलाद पर न जाने क्या होगा। अल्लाह ही खैर करे। बाजी तुम 5,000 दे दो, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। सारा हंसते हुए बोली, तुम हर दफ़ा यही कहती हो। तुम्हारी तनख्वाह मम्मी देती हैं। 5,000 तुम्हारी महीने की तनख्वाह है, उसमें घर चलाओगी या कर्जे उतारोगी? बाजी मैंने एक और घर ले लिया है, शाम 5 बजे से 8 बजे तक। और बाजी
वो बाजी कॉलेज में पढ़ाती हैं, कहती हैं जब शाम को घर आऊँ तो तुम उस वक्त आकर सफाई कर जाया करना, और गुड्डी को भी नौकरी पर लगवा दिया है। ये क्या कह रही हो? गुड्डी की अभी उम्र ही क्या है बाजी, पूरे 12 बरस की हो गई है। अल्लाह की बंदी, उसको स्कूल जाने दो। क्यों अपनी तरह उसके नसीब में भी सारी उम्र इतनी सख्त मेहनत लिख रही हो? उसको पढ़ने दो, उस्तानी लग जाएगी, नर्स लग जाएगी या किसी बैंक में नौकरी कर लेगी। जानते हो बाजी, कुड़ियां नूं पढ़ा के केड़ा हज करा लेना। बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर तुम अभी के अभी मेरे से वादा नहीं करोगी कि तुम गुड्डी को नौकरी से हटवा कर स्कूल नहीं भेजोगी तो मैंने आज के बाद कभी भी तुम्हारी माली मदद नहीं करूँगी। बाजी महीने का 2000 रुपया कमाएगी, स्कूल जाने का क्या फ़ायदा होगा, उल्टा कापियाँ किताबों का ख़र्चा होगा। मुझसे हर महीने 2000 ले लिया करना और गुड्डी की पढ़ाई का सारा ख़र्चा मुझे दे दो। महीने का जितना ख़र्चा हो कपड़ा लत्ता डालकर मुझे बता देना। गुड्डी, आज से मेरी ज़िम्मेदारी समझो। खुश बाजी, ये मौजू यहीं बंद। क्या मारिया अंदर ही है? हाय बाजी, मारिया मिर्चां ते नहीं खांदी? तौबा या अल्लाह, इन्ने गुस्से विच गड्डी दा दरवाज़ा बंद करके गई सी। सारा मुस्कुराई। बस वो ऐसी ही है बाजी, अल्लाह ने हुस्न क्या दे दिया, मारिया का तो नखरा ही नहीं पाया जाता। ले ये क्या, कभी पंजाबी बोलती है कामवारी, कभी उर्दू बोलती है। खैर, आपको भी तो अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया हुआ है, पर मजाल है जो कभी नखरा दिखाया हो। मीना वैसे तो ईसाई थी, मगर इसकी बातों में अल्लाह का नाम बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता था। अच्छा, आप बातें छोड़ो, जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो, फिर मार्केट चलते हैं। मार्केट का नाम सुनते ही मीना की आंखें चमक उठीं। बाजी, बस गैराज की सफाई रह गई है, यहाँ भी झाड़ू लगाओ। अभी लगाती हूँ। सारा अंदर आ गई। मीना खुशी खुशी अपना काम ख़त्म करने चली गई। मम्मी की दोस्त आई बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सारा? अल्लाह का शुक्र। मम्मी ने तेवरी लेकर पूछा, तुम कहाँ थी? मैं बाहर बागीचे में थी, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। फरीदा के लिए चाय बना लाओ और आज ज़रा पार्लर का चक्कर लगा आएँ। क्यों नहीं, मैं आपसे पूछने आई थी कि अगर मेरे साथ मार्केट चलें। ड्राइंग रूम के पर्दे बेडरूम में बड़े अजीब लग रहे हैं, फर्नीचर के साथ मैच नहीं करते, इसलिए मैं सोच रही थी नए पर्दे ले आते हैं। सारा, तुम बहुत खर्च करती हो, अच्छे खासे नए पर्दे हैं, मगर खैर जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हाँ जी, हर हफ्ते 8000 का फेशियल बहुत ही सस्ता है, और मैं साल में एक दफ़ा पर्दे ले लूँ तो बहुत खर्चा करती हूँ। जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय के साथ लवाजमात से भरी ट्रे मम्मी और आंटी के सामने रखने के बाद वो अपने कमरे में आई और अलमारी के निचले खाने में पैकेटों में पैक नए सूट बाहर निकालकर बेड पर रखे। मीना ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया, आ जाओ। मीना, ये सूट देखो, मैंने इनमें से अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो अपनी बहन या इसकी नंद के लिए रख लो। बाजी, ये किसके सूट हैं? मेरे हैं, मुझे गिफ्ट मिले थे, मगर इस खद्दर के सूट का रंग डैन को नहीं पसंद। दूसरे वाले बहुत शौक किस्म के फैंसी हैं, मेरे वाले नहीं हैं। खद्दर का ऐसा करो, तुम अपने लिए रख लो और फैंसी दुल्हन को दे दो। हाय सच बाजी, वो अलमारी में से कुछ ढूंढते हुए बोली। हाँ भाई, बैग में डाल लो। अलमारी से मुड़ी तो हाथ में हैंगर था। ये देखो, क्या ये शगुफ्ता ब्रैकेट मीना की बड़ी बेटी को पूरा आ जाएगा? बाजी, ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। खाड़ी का है, मैंने पिछले साल सिर्फ एक दफ़ा पहना है। ये भी बैग में रख लो, और ख्याल करना मम्मी ने बैग देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी हो जानी है। बाजी, तुसी तैयार हो जाओ, मैं भाग के बैग घर रख आती हूँ। जाओ, वैसे भी अभी तो फरीदा आंटी चाय पी रही हैं, यूं गई यूं आई, चांद गाड़ी पर चली जाऊंगी। अच्छा रुको, फिर पैसे भी ले जाओ। दोबारा से अलमारी खोली, अंदर वाले खाने से अपना हैंडबैग में से पैसे निकाल कर मीना के हवाले किए। बाजी, अल्लाह आपको हीरे जैसा बेटा दे, मेरी बाजी को ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना आए। बाजी, तुम मेरे साथ बहुत भला करती हो, खुदावंद तुम्हें अर्शों के रंग लगाए। आमीन। अब जाओ। जी अच्छा। आमतौर पर जब गाड़ी चाहिए होती थी वो डैन को मैसेज करती थी, मगर आज मैसेज के बजाय कॉल मिलाई।
बेल जाती रही, कोई जवाब न मिला। उसने दोबारा मिलाई। दूसरी बेल पर फ़ोन उठाया गया। जी। डैन की मसरूफ़ सी आवाज़ के जवाब में उसने कहा, आप कैसे हैं? दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। फिर संजीदगी से पूछा, क्या वाकई ये कहने के लिए कॉल की है या कोई काम है? यानी काम के अलावा इंसान आपको कॉल नहीं कर सकता? मेरा तजुर्बा तो मुझे यही बताता है। ये अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। सारा, मैं ऑफिस में हूँ। अपनी रुमानवी बातें हम बेडरूम में कर लेंगे। अभी अगर काम है तो बताओ। सारे मूड का सत्यानाश हो गया था। इसने कुछ कहे बगैर कॉल बंद कर दी। अगले पल डैन ने कॉल कर दी। सारा ने फ़ोन नहीं उठाया। मोबाइल पर 3 कॉल्स के बाद घर की लैंडलाइन पर बेल हुई। सारा ने रिसीवर उठाकर कान को लगाया। दूसरी जानिब वो छूटते ही बोला, सारा जी। ये इंतहाई बचकाना रवैया है। कम अज़ कम तुम जैसी समझदार लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्लीज़ बताओ कॉल क्यों की थी? ये बचकाना नहीं, जज्बाती रवैया है। जहाँ मान हो वहाँ ये दिखाया जाता है। मम्मी और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, गाड़ी भेज दें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी सी बात के लिए तुमने मेरा इतना वक्त ज़ाया किया है। मैसेज कर देती, मैं गाड़ी भेज देता। सारा के गाल तप गए। बहुत बड़ी गलती हो गई है डैन, पहली और आखिरी दफ़ा माफ़ कर दें। आइंदा ख्याल करूँगी। फ़ोन बंद हो जाने के बाद कितनी देर तक खुद को कोसती रही। ब्रैकेट, बड़ा प्यार आ रहा था तुम्हें इस शख्स पर। अब जान को सुकून होगा। 20 मिनट के बाद बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इससे पहले डैन की तरफ से टेक्स्ट मौसूल हुआ, आजकल मुझे बहुत परेशानियों का सामना, इसलिए तुम्हारे साथ रूड हो गया था। सारा ने स्माइल आइकॉन भेज दिया, जिसके जवाब में डैनियल ने माथा पीटने वाली इमोजी भेजी। नेक्स्ट सीन। शाम को वो आयमा और मम्मी आग के आगे बैठकर चाय पी रहे थे। अयूब की चाय वो उसके कमरे में दे आई थी। आयमा ने चिमटे की मदद से आग में मज़ीद कोयले फेंके, जिस पर मम्मी ने टोका, मज़ीद आग मत भड़काओ, थोड़ी देर में अंधेरा फैल जाना है। हाँ ना मम्मी, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ये लें, आप मार्शमेलो खाएं। आयमा ने लकड़ी की सीख कबाब वाली स्टिक के ऊपर मार्शमेलो लगाकर इनके हवाले की, ताकि वो आग पर सेंक कर खा सकें। मम्मी ने स्टिक लेने से इनकार कर दिया। मेरे दांत में दर्द होता है, मैं नहीं खाना चाहती, सारा को दे दो। गेट पर होने वाले हॉर्न ने इन तीनों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। आयमा भाग गई। भाई की कार लग रही है। आयमा ने गेट खोला। मम्मी कहने लगी, आज सूरज किस तरफ से निकल आया है? ये 7 बजे ही घर आ गया। सारा के लबों से बेसाख्ता निकला, अल्लाह खैर करे। गाड़ी रुकते ही वो बाहर आया, मगर ज़्यादा हैरत अगले पल हुई जब वो इन लोगों की तरफ आने के बजाय आयमा से कुछ पूछकर अंदर की जानिब हट गया। नादिया की छठी हिस्स ने कुछ अलार्म बजाया। घबराकर सारा से बोली, जाओ देखो, इस तरह सलाम किए बगैर अंदर क्यों चला गया? भागो। सारा हैरान हुई कि मम्मी इतना घबरा क्यों रही हैं, मगर कुछ भी कहे बगैर इनके हुक्म की बजावरी करते हुए अंदर आ गई। अभी हॉल के दरवाजे पर थी जब अंदर से अयूब और डेन की आवाज़ें सुनाई दीं। डेन की आवाज़ आहिस्ता थी, जबकि अयूब ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, तुम ऑफिस किस मकसद के लिए जाते थे? तुम्हारी जी हजूरी के लिए तो बिल्कुल नहीं जाता था। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुम जानते हो मैं इस वक्त यहाँ क्यों खड़ा हूँ, खुद ही सब कुछ बता दो, वरना मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ जा भाई, मेरा वक्त ना बर्बाद कर, साइको कहीं के। मिस शम्सा को क्या धमकी लगाई थी? एक तो ये 2 नंबर औरतें पहले अदाएं दिखाकर मर्दों के दिल लुभाती हैं, जब मर्द तवज्जो देता है जाकर 2 टोक बात करता है, फिर इनकी गैरत इज्जत सब कुछ जाग जाती है। तुमने इसको साथ सोने के लिए कहा? यार वो सारे सिग्नल दे रही थी, मैंने सिर्फ इतना कह दिया, अगर वो आज रात काम से जल्दी फारिग हो गई तो हम लोग कहीं मिल लेंगे। इतनी सी बात का उसने इतना बतंगड़ बना दिया। तुम्हें अभी ऑफिस में जाते हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और ऑफिस की 3 लड़कियों ने तुम्हें सिग्नल भी दे दिए, और मैं वहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी औरत ने ऐसा कोई सिग्नल ना दिया। सारा और आयमा सांस रोके खुले दरवाजे से आने वाली आवाज़ें सुन रही थीं। नादिया बेगम अभी रास्ते में थीं। डैनियल की बात के जवाब में अयूब कमीनगी से हंसते हुए बोला,
ओ यार, अपने आप को देख और फिर मुझे देख। तुझे तो तेरी अपनी बीवी भी सिग्नल नहीं देती, दूसरी औरतों की क्या क्या देंगी दूसरी औरतें क्या देंगी। वो हंसते हुए मज़ीद बोला, वो बेचारी तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है कि अभी तक मैंने इसको सीरियस होकर तवज्जो नहीं दी, वरना दो मीठे बोल। अब अयूब के अल्फाज कट गए और कमरे से जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। इसके बाद ऐसा लगा जैसे अंदर कमरे में हर चीज़ उठाकर फर्श पर पट ही जा रही थी। सारा के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। आयमा ने भागकर कमरे का दरवाज़ा खोला और अगले पल चीखती हुई बाहर को भागी। मम्मी मम्मी, डैनियल भाई और अयूब को मार रहे हैं। हाय मैं मर जाऊं, क्यों मार रहा है मेरे बच्चे को? इस मासूम ने क्या कर दिया? अभी कुछ दिन पहले बहन के साथ मुंहमारी की है, आज छोटे भाई को मारने लग गया। हो क्या रहा है? सारा का सारा वजूद कांप रहा था। मरे कदमों से मम्मी के पीछे कमरे के दरवाजे तक आई। अंदर के मंजर को देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। अयूब फर्श पर गिरा हुआ था और डैनियल अपने भारी जूतों से बार बार उसके पेट में कारी ज़रब लगा रहा था। फिर नीचे झुका और एक साथ 2-3 मुक्के अयूब के मुंह पर मारे। अयूब के मुंह से खून निकल रहा था। वो नीम बेहोश नजर आ रहा था। नादिया बेगम ने सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, कोई तो रोक ले इसको, देखो मेरे बेटे को मार दिया है। फिर सारा की जानिब मुड़ी। यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? कसम को बाहर खींचो। इसके अंदर कोई जिन तो नहीं आ गया? कैसे बेदर्दी से इसको मार रहा है। सारा और आयमा ने आगे बढ़कर डीन के बाजू से पकड़कर पीछे को खींचना चाहा, मगर कामयाब न हुई। उसके सर पर जैसे खून सवार था। इन दोनों को बड़े आराम से एक तरफ धकेलकर अयूब को गिरेबान से पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, मेरी छत के नीचे इतना गलीज़ इंसान रहता है और मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं तुझे छोटा भाई समझकर तेरे लाड उठा रहा था। जिस ज़ुबान से तुमने मेरी औरत का नाम लिया है, साले मैं तेरी ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। आज तेरे अंदर के शैतान को किसी तरफ लगाकर छोड़ूंगा। इतना ही तू खूबसूरत है कि आती जाती लड़कियां तेरे साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाने को तैयार बैठी हैं। कुत्ते से बदतर हो, सुना तुमने? कुत्ते से बदतर। तुमने क्या समझा था मुझ तक तेरी करतूतें नहीं पहुँचेंगी। सारा इसके और अयूब के दरमियान आई। डैन के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर भराई हुई आवाज़ में बोली, डैनियल मुराद, क्या हो गया है? आपको तो कभी गुस्सा नहीं आता था। उसने अयूब को फोकस रखकर घुमाकर मुक्का मारा, मगर जब वो मुक्का अयूब के बजाय सारा के जबड़े पर लगा, साथ ही सारा के मुंह से दिलखराश चीख बरामद हुई। सारा ने अयूब को पीछे की जानिब धक्का देकर डैन की पहुंच से दूर किया। इस चक्कर में मुक्का खा बैठी। आयमा अपनी सी हिम्मत से डैनियल को खींच रही थी। नादिया बेगम अयूब की नीम हालत देखकर मुसलसल सीना पीट रही थीं। सारा लहराकर फर्श पर गिरते ही जैसे एकदम से हर चीज़ ठहर गई। अगले पल डैनियल के मुंह से गाली बरामद हुई। सारा अपना घूमता हुआ सर लेकर बैठी। इसको ऐसा लग रहा था जैसे आधा चेहरा जिस्म से जुदा हो गया हो। जिंदगी में पहली दफ़ा वो सारा पर चिल्लाया, तुम क्यों सामने आई थी? इसको बाहों में उठाकर सिटिंग रूम के सोफे पर बिठाने के बाद किचन से जाकर फ्रीज़र से मटरों के दाने का बैग लाकर सारा के चेहरे पर लगाया। इसको यहाँ से पकड़ कर बैठो। अब बस कर दें डैनियल, इसको और मत मारें। अपनी बीवी को उठाकर ले गया जो हट्टी कट्टी है, और यहाँ मेरा बेटा खून में लथपथ पड़ा हुआ है। आयमा जाओ, जाकर एम्बुलेंस को फ़ोन करो। आयमा बुरी तरह से रो रही थी। इस घर के अफराद इस तरह के मनाजिर के कहाँ आदी थे। आयमा ने फ़ोन उठाकर अभी कान से लगाया ही था जब पीछे से आकर इसने बहन के हाथ से फ़ोन लेकर वापस स्टैंड पर रखा। इसका इलाज एम्बुलेंस के पास नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगा। आप मम्मी को इनके कमरे में ले जाओ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरे होते तो इस तरह अपने छोटे भाई का चेहरा न बिगाड़ते। नादिया निढाल सी होकर अयूब के बेड पर बैठ गई। अयूब फर्श पर लेटा रो रहा था। डैन कमरे में आया, अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ फेंकी, कप फोल्ड की और भाई के नाना करने के बावजूद इसको बाजू से पकड़कर उठाने के बाद वॉशरूम में ले गया और शावर के अंदर खड़ा करके ठंडे पानी की धार खोल दी। अपने हाथों से उसके बटन खोलकर शर्ट उतारी।
तौलिया पकड़कर ठंडे पानी में भिगोने के बाद अयूब की सूजन ज़दा आंखों पर रखा और बार बार ये अमल दोहराता गया, यहाँ तक कि सूजन में कमी नज़र आने लगी। इसी तरह इसके होंठ को प्रेस करता रहा। अयूब बीच बीच में एहतजाज के तौर पर इसका हाथ हटाता मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिर में इसने पानी बंद करके तौलिए से इसके ऊपरी सारे जिस्म को खुश किया, बाल रगड़े और तौलिया इसको देकर कमरे में आया जहाँ घर की तीनों ख़वातीन मौजूद थीं। नादिया रोते हुए, आयमा बेयकीनी में और सारा नम। वो इन तीनों को इग्नोर करते हुए अलमारी में कपड़े निकालकर वॉशरूम तक गया और हैंगर को स्टैंड पर रखकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने के बाद इन तीनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल आया। जाकर दूध गर्म किया, 2 गिलास में दूध निकालकर बीच में हल्दी और चीनी डालकर मिक्स करने के बाद ट्रे में रखा। साथ कबर्ड से पैरासीटामोल का पत्ता ट्रे में रखा। वापस आया, सारा गायब थी। अयूब इसके निकाल के दिए ट्रैक सूट में मलबूस होकर बेड पर लेटा हुआ था। उठकर ये पियो, साथ में दर्द की गोली लो। मुझे नहीं पीना। उसने मज़ीद इसरार नहीं किया बल्कि आगे बढ़कर इसको उठाकर ग्लास इसके मुंह से लगाया और तब तक पीछे नहीं हटाया जब तक अयूब ने आधा ग्लास खाली नहीं कर लिया। फिर 2 गोलियां पत्ते से निकालकर अयूब के मुंह खोलने का इशारा किया। गोलियां मुंह में रखने के बाद बाकी का दूध ख़त्म करवाने के बाद ग्लास को ट्रे में रखकर उठ खड़ा हुआ। माँ का हाथ पकड़कर नरमी से मुखातिब हुआ, चलें बाहर चलते हैं, वहाँ आप मुझे मारकर अपना गुस्सा कम कर लें। नादिया उठ गई मगर चेहरे पर दानियाल को देखकर गुस्से की लकीर नमूदार हुई। कमरे की लाइट बंद करने से पहले डैनल आखिरी दफ़ा अयूब की तरफ मुड़ा। तुम्हारे पास आज की रात है, आराम कर लो क्योंकि कल सुबह तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। तुम्हारी सारी अकड़ इस दौलत और स्टेटस के बलबूते पर है। कल से तुम्हारी सारी आसाइशें बंद। अपना मोबाइल, घड़ी, गाड़ी वगैरह सब यहीं छोड़ जाना। कपड़े जितने चाहे ले जाओ। कल 12 बजे के बाद अगर तुम मुझे इस गली में भी नज़र आए ना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे ख़िलाफ़ मेरे पास बहुत मजबूत केस है, गवाहों के हमरा। स्वीट ड्रीम्स। अयूब के कमरे की बत्ती बंद करने के बाद दरवाज़ा भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों को माँ के कमरे में इकट्ठा करके माँ को समझा रहा था। इसने ऑफिस में 3 लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा किया है। इनको पैसे लेकर अपने साथ वक्त गुजारने की पेशकश करता रहा है। ये तो मेरे स्टाफ का मेरे पर एतमाद है कि वो इसकी शिकायत लेकर सीधा मेरे पास आए हैं। अगर पुलिस में रिपोर्ट होती ना तो ये सीधा हवालात की हवा खाता। मैं जानता हूँ मम्मी, आपको इस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा है मगर मैंने जो किया इसकी तकलीफ़ से कम है। ये इस तकलीफ़ से कम है जो इसको मिल सकती है। अगर आप इसकी खैर ख्वाह हैं तो इसको कुछ अरसे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने दें। वो माँ की आंखों में देखकर नरमी से समझा रहा था। आखिर में नज़र झुकाकर बोला, इसने मेरी बीवी के लिए जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है, मेरे जीते ये और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। एक दफ़ा अपनी सज़ा काट लेने के बाद अगर ये इन लड़कियों से माफ़ी मांग लेता है तो इस घर में वापस आ सकता है, मगर इसकी वापसी की सूरत में मैं ये घर छोड़ जाऊंगा। पहले तो मेरा इरादा था ऊपर अलग पोर्शन बनवाने का, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मैं सारा को अलग घर लेकर दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या बकवास किए जा रहे हो? अयूब ने इन कलमुहियों को कौन सा तोप का गोला मारा है? बीवी की वजह से भाई के दुश्मन बन गए हो। यहाँ से चले जाओ दानियाल, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। तुम बाप की जगह हो, तुम कैसे अपने भाई के साथ ऐसा सलूक कर सकते हो? भाई बाप की जगह ही था, इसलिए आज तक इसकी हर नामुनासिब हरकत को नज़रअंदाज करता आया हूँ ताकि आपकी दिल आज़ारी ना हो, आपको दुख ना पहुँचे। फिर आप भी इसकी हर बुरी बात पर मुझे ये कहकर चुप करवाती नहीं कि अभी बच्चा है, बड़ा होकर बदल जाएगा। अब वो बच्चा नहीं, शैतान बन गया है जिसको ना रिश्तों का तकद्दुस है, ना कोई शर्म या गैरत बची है। मेरी तरफ से ये फारिग है। वो गहरी सांस भरते हुए उठ खड़ा हुआ। मम्मी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वो कमरे से चला गया। आयमा बोली,
अयूब ने अच्छा नहीं किया, भाभी तो माँ जैसी होती है। सारा भाभी ने इसके साथ क्या बुरा किया था जो ऐसे नामुनासिब अल्फाज बोला। ये तो डैन भाई का ज़र्फ है जो इसको ज़िंदा छोड़ दिया, वरना तुम चुप करके बैठी रहो। आई बड़ी सियानी, जाओ जाकर अपना काम करो। मारिया आ जाती तो माँ का साथ भी देती। इसको भी इस लड़के ने नाराज़ कर दिया है। कितनी दफ़ा इसको कॉल कर चुकी हूँ मगर वो आने को राज़ी नहीं होती। या अल्लाह, मैं कहाँ चली जाऊँ, ये दिन भी देखना था। सारा पर नज़र पड़ी जो गाल के साथ मटरों का पैकेट लगाए खामोश बैठी फर्श को देख रही थी। नादिया ने सारा गुस्सा इस पर निकाल दिया। बेगम साहिबा जी, आज तो आप बड़ी खुश होंगी। पहले नंद को घर से निकलवाया, अब देवर भी चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम सबको बेदखल कर देना और अपने गरीब माँ बाप को यहाँ ले आना, यही तुम्हारा प्लान है। भाभी ने क्या कहा है, क्यों इनको इल्ज़ाम दे रही हैं? यूब भाई की बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं और जिनसी तौर पर किसी को हरासा करने की सज़ा जानती हैं। अच्छा खासा जुर्माना, फिर जेल अलग। शुक्र करें डैन भाई ने अपने अंदाज में ये मामला संभाल लिया है। चली जाओ, तुम तो सदा से कालू की चमची रही हो। चलें भाभी, मम्मी आप आराम करें, सुबह तक बेहतर महसूस करेंगी। नींद किस काफिर को आनी है, मुझे नींद की गोली दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। सारा ने आगे बढ़कर जग से गिलास में पानी उंडेला, दराज से गोली निकालकर इनकी जानिब बढ़ाई। मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उन्होंने पानी और फिर गोली पकड़ ली। इनके लेट जाने के बाद सारा बाहर आ गई। आयमा ने बत्ती और दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी आप लेट जाएं, मेरा सर चकरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंख और बाईं तरफ से चेहरा वहाँ रहा ही नहीं है। आपको नील पड़ गया है, चलें आप मेरे साथ, कमरे में आराम करें। वो सारा का हाथ पकड़कर इसके कमरे तक लाई। सारा समझ रही थी कि डैन कमरे में है मगर वहाँ कोई नहीं था। लेट जाएं। डैन कहाँ गए हैं? घर पर ही हैं, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ तो नहीं आई। आप प्लीज़ लेट जाएं, मैं भाई को देखती हूँ। नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ। बस कभी अपना भी सोच लिया करें, हर वक्त दीवानियों की तरह इनके गिर्द घूमती रहती हैं। खबरदार जो आप कमरे से बाहर आएं, बल्कि रुकें, आपको भी दर्द की गोली देती हूँ। आयमा जाकर इसके लिए दवा लाई। दर्द के साथ साथ इसने सारा को भी नींद की गोली दे दी, क्योंकि जानती थी वो ज़्यादा देर टिक कर नहीं पड़ेगी। सारा ने खुद को कंबल में छुपा लिया। शाम किस कदर अफसुर्दगी से भर गई थी। कैसे अचानक से चीज़ें इतनी बदल गईं। जो रूप इसने डैन का आज देखा था, अभी तक इसकी तस्वीर तसव्वुर में वैसे ही जिंदा थी। वो किस कदर निडर होकर मार रहा था। नरम तासुर वाले चेहरे पर इस कदर सख्ती थी जैसे ये कोई बिल्कुल ही अलग इंसान हो। इसको सोचते सोचते वो नींद की वादी में उतर गई। अभी सिर्फ 9 बजे थे मगर घर पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। आयमा ने ग्राउंड फ्लोर पर हर तरफ देख लिया मगर डैन कहीं नज़र नहीं आया। एक एक कमरे की बत्ती जलाकर देख रही थी मगर पहली मंजिल पर भी ना नज़र आया। अब इसको परेशानी घेर रही थी। आखिर कहाँ गया? पलट रही थी जब बालकनी पर अंधेरे में सुर्ख शोला दिखाई दिया। शुक्र का सांस भरती आगे बढ़ी। आप जान गए थे, आपको ढूंढ रही हूँ तो बताया क्यों नहीं कि इधर मौजूद हैं? वो धीरे से बोला। क्योंकि इस वक्त मैं गुम ही रहना चाहता हूँ। आयमा ने अपनी कुर्सी भाई के ऐन साथ लगाई। पैरों को ऊपर समेटकर बैठने के बाद दोनों बाहें डैन के गले में डाली और इसके गाल पर प्यार करने के बाद अपना सर इसके कंधे पर रख लिया। डैन ने सोचा, ये लड़की हमेशा मुझे एहसास दिलवाती है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टूट सकता हूँ, बिखर सकता हूँ। और इसको वो दिन भी याद था जब नादिया ने घर में डैन के बर्तन अलग रखे होते थे, क्योंकि वो इनके बाकी ख़ानदान की तरह गोरा चिट्टा नहीं था। एक तो रंग गहरा था, दूसरा वो एक अफ्रीकन माँ का बेटा था। मुराद खान का निकाह ख़ानदान की खूबसूरत तरीन लड़की नादिया से हुआ था। निकाह के बाद वो अमेरिका गए, वहाँ इनको सरीना मिली। दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे। अलैग बढ़ गई, जवान खून था। पता नहीं वाकई मोहब्बत थी या फिर ग्रीन कार्ड लेने के लिए बनाए गए ताल्लुकात को मोहब्बत का नाम दिया गया। दोनों ने शादी कर ली। घर वालों को शादी का बताया ही नहीं, क्योंकि साइड अफेयर्स घर वालों से छुपा कर ही चलाए जाते हैं।
शादी के साल बाद इनके यहाँ बेटा हो गया जिसका नाम डैनियल मुराद रखा गया। डैनियल सिर्फ 4 साल का था जब सरीना रोड एक्सीडेंट में वफात पा गई। पहले अमेरिका में वीज़ा लगवाने के लिए बैठा मुराद खान सब कुछ बीच में छोड़कर बेटे को साथ लेकर पाकिस्तान आ गया। सारे ख़ानदान में ये खबर आग की तरह फैल गई। ससुरालियों ने तलाक का मुतालबा कर दिया मगर मुराद ने नादिया से ये मुलाकात करके इसको शीशे में उतारा। उन्होंने कहा ये शादी मैंने ग्रीन कार्ड लेने के लिए की थी ताकि पक्का वीज़ा लग जाए और एक दिन तुम्हें भी अमेरिका ले जाऊं। बार बार यकीन दिलवाया। सरीना से मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत सिर्फ तुम हो। वो डट गई कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे इस काले कलूटे बेटे को माँ तो क्या हमदर्द बनकर भी पालूंगी। रुखसती से पहले मुराद को अलग मकान लेना पड़ा। डैनियल को दादा दादी के पास छोड़ गया। बारी बारी दादा दादी चले गए। डैनियल को घर ले गया। स्टोर रूम में जगह मिली। तसव्वुर करो ना, वो 7-8 साल का बच्चा 3 साल का था जो माँ छिन गई। कुछ माह बाद बाप इसको अजनबियों के दरमियान छोड़कर खुद अलग हो गया। दादा दादी अजनबी ही तो थे और जब तक वो इनसे वाकिफ़ हुआ आपस में कोई ताल्लुक़ बना, वो दोनों भी छिन गए। इसको बाप एक नए घर में ले आया जहाँ पर एक इतनी खूबसूरत औरत मिली जिसको वो कितनी देर तक पलक झपकाए बगैर देखे गया। भाग भाग कर इसका हर काम कहा मानता कि वो इसको देखकर इसी तरह मुस्कुराएगी जिस तरह वो डैनियल से छोटे बहन भाइयों को देखकर मुस्कुराती थी। अब्बा ने बताया था कि छोटी लड़की मारिया और गालिब तुम्हारे बहन भाई हैं। तो वो दिन रात अपने दिमाग में हिसाब लगाता, अगर ये बहन भाई हैं तो इनकी माँ मेरी भी माँ हुई। इसी तरह एक दिन उसने देखा देखी कह दिया, मम्मी भूख लगी है। वो खूबसूरत औरत इसके बाप पर चिल्लाने लगी। मौका मिलते ही इसके नरम गाल पर चमाट मार देती। कहती, मेरे सामने ना आया करो, मेरा दिल ख़राब होता है। आए दिन घर की चिक से तंग आकर बाप ने इसको हॉस्टल में दाखिल करवाया। बच्चे छुट्टियों में घर जाते, इसको इजाज़त न मिलती। अकेला इतने बड़े हॉस्टल में घूमता रहता। आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनते गए। 10 साल का घर से निकला था, 14 साल की उम्र में वापस आया। घर में 2 लोगों का इजाफा हो चुका था। इसको वो रुई के गालों वाली गुड़िया बड़ी पसंद आई। इसके बाप ने ये कहकर गोद में डाली, ये तुम्हारी छोटी बहन है आयमा। वो बाप के पास घंटा घंटा बहन को गोद में लेकर बैठा रहता। मगर इस मारिया को डैनियल से ख़ास खार थी क्योंकि माँ ने अपने अंदर का जहर कतरा कतरा करके इस बच्ची के अंदर उंडेलना शुरू कर दिया था। सब बच्चों के कपड़े नादिया खुद धोकर इस्त्री करती, डैनियल के काम मुलाजमा करती। वो उसे अपने हाथ से खाना निकाल कर देने की भी रवादार न थी। किचन के एक खाने में इसके लिए अलग बर्तन रखे जाते थे जैसे नापाक हो। वो जितना इसको दूर करती वो इतना इसकी खुशनुदी का तलबगार रहता था। अगर कभी वो इसको मुखातिब कर लेती, डैनियल हवाओं में उड़ता था। अपने बहन भाइयों की मदद करता ताकि इनकी माँ इससे खुश हो। मारिया ने इसके 101 नाम रखे होते थे। कभी कहती, मम्मी कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? जब हंसता है तो दांत कैसे चमक कर सामने आते हैं, जैसे हमारा खून पीने जा रहा हो। मुराद ने इसे कई जिम्मेदारियां दी ताकि किसी तरह वो इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। वक्त बे वक्त खाना खाने वालों को अल्लाह ने कद काट भी ऐसा दिया कि 15 साल की उम्र में वो बाप से लंबा हो गया। अपनी जिसामत की वजह से अपनी उम्र से बड़ा मालूम होता। बहन को स्कूल छोड़ने जाना, नादिया के साथ बाज़ार जाना, इसने डैनियल को ड्राइविंग सिखा दी ताकि तब नादिया को मजबूरी के तहत इसके साथ जाना पड़ता। डॉक्टर के पास, शादियों पर, फौतगियों पर मुराद को बहाना मिल गया था। आराम से कह देते मैं मसरूफ़ हूँ और नादिया नाचार डैनियल की मदद लेती। वो कभी भूल कर भी माँ को किसी काम के लिए ना नहीं करता था। यूँ वो घर में अपनी जगह बनाता गया। असल धचका मुराद की अचानक वफ़ात के बाद लगा। दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले।
इन दोनों में नादिया को डैनियल की अहमियत का अंदाज़ा था। इन दिनों में नादिया को डैनियल की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। ख़ानदान वाले कहते चलो शुक्र है बेटा बड़ा है। घर में मर्द हो तो औरत को तसल्ली रहती है। नादिया को मुराद के बाद घर में कमी तो बहुत महसूस हुई, मगर गैर महफूज होने का एहसास ना हुआ, क्योंकि डैनियल था। फिर जो मुश्किल हालात से गुजरने के बाद अच्छे वक्त आते गए, नादिया का रवैया डैनियल के साथ बदल गया, क्योंकि वो कमाता था और वो बिला झिझक खर्च करती थी। उसने बड़ी से बड़ी फरमाइशें भी की। डैनियल ने इनकार नहीं किया। अपने हाथों से माँ के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीद कर लाता। इसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि माँ ने इस वक्त तक मुझ पर इल्तफात की निगाह डालना पसंद नहीं किया जब तक मेरे पास पैसा नहीं आया। प्यार मोहब्बत चाहिए तो दौलत खर्च करो, वरना डैनियल मुराद इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कोई मोहब्बत कर सके। इन सब के रवैयों ने इसके दिल में अपनी बीवी के हवाले से भी शकूक डाले हुए थे। डैनियल को यकीन था अगर वो इतना अमीर ना होता तो सारा की इससे शादी ना होती। इसलिए वो दिन रात एक करके अपने माली हालात को बेहतर से बेहतर बनाने में ही मसरूफ़ रहता था। इसलिए अपने अंदर से हर किस्म के जज्बात को ख़त्म कर दिया हुआ था। शादी के बाद शायद ही कोई ऐसा शख्स मिला हो इसके ससुरालियों के अलावा जिसने ये एहसास ना दिलवाया हो कि सारा के सामने डैनियल किस कदर बदसूरत है। और ये सब क्यों? क्योंकि इसका रंग इन सब से गहरा था, होंठ बड़े थे, आंखें मोटी थीं। जब भी वो सुनता कि गोरे लोग बहुत रेस्ट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो अंदर ही अंदर कहका लगाकर हंसता, क्योंकि इसका तजर्बा था कि एशियंस लोगों से ज़्यादा रंग की बुनियाद पर लोगों को जज करने वाला और कोई नहीं होता। ये मुसलमान हैं जिनके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं, मगर जिसका तकवा ज़्यादा हो। मगर यहाँ तो कलमा पढ़ने वाले एक इंसान की ज़िंदगी से खेल गए, क्योंकि वो काला है। अभी तो वो एक पाकिस्तानी बाप में से होने की वजह से अपनी माँ के रंग से कम गहरा था। उसे ये सोचकर ही झुरझुरी आ जाती कि अगर उसकी माँ इस ख़ानदान में आती तो ये लोग उसके साथ कैसा सलूक करते। अपनी शर्ट पर आयमा के आंसुओं की नमी महसूस करके चौंका। सर झुकाकर नरमी से पूछा, ओए मेरे बिल्ले को क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा डरा दिया है? आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। भाई अयूब ने ऐसा क्यों किया है? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्या जवाब देता? इसके तो सीने में दर्द था। दिल कर रहा था कहीं गायब हो जाए जहाँ ऐसे दिल के टुकड़े करने वाले अल्फाज ना सुनने को मिलें। सारा कैसी है? उनके गाल पर नील पड़ गया है। डैनियल के सीने से सांस खींचकर निकली। उसका सामना कैसे करूँगा? वो आपके लिए परेशान हो रही थी। मम्मी मुझसे नाराज़ हो गई हैं। आप हक पर हैं। इनको अयूब से नाराज़ होना चाहिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मम्मी को बस आपका साथ देना चाहिए। अयूब इनका अपना बेटा है। तो क्या हुआ जो आपने इनकी कोख से जन्म नहीं लिया? आपने इस घर को संभाला है, वरना अब्बा के बाद ना जाने हमारा क्या बनता। ऐसे नहीं बोलते। देखा, आपको सुनकर ही तकलीफ़ हो रही है। जितना आपने इस सब के लिए किया है, इनको आपका एहसान मानना चाहिए। मगर अयूब एहसान फरामोश निकला है। मुझे इससे नफ़रत महसूस हो रही है और आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ओह हेलो यंग लेडी, आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। मेरे ख्याल में आपको जाकर आराम करना चाहिए। कल कॉलेज है। आपने डिनर किया था? हाँ पक्का, एकदम। फिर आप भी आराम करें। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद कहाँ आनी है। कुछ फ़ोन कॉल्स करनी है, मगर अभी थोड़ी देर यहीं बैठना चाहता हूँ। चाय या कॉफ़ी कुछ ला दूँ? नहीं शुक्रिया, तुम जाओ। आप जानते हैं ना, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। वो इसके अंदाज़ पर मुस्कुराया। जी मेरी जान, एक तुम ही तो हो सारी दुनिया में जिसके जज्बात पर मुझे कभी शक ही नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए।
और मैं अकेली आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, सारा भाभी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। ब्रैकेट आयमा इसको प्यार नहीं मजबूरी कहते हैं। गुड नाइट भाई। गुड नाइट गुड़िया। बहन के जाने के बाद वो पलकें झपकाए बगैर दूर अंधेरों में देखता रहा। चेहरे पर अफसुर्दगी थी, संजीदगी थी, उदासी थी, तन्हाई थी। वो दरख्त देखते हैं जो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, ऊपर जाकर तन्हा हो जाते हैं, ख़ासकर अगर वो ऐसी जगह पर उगे हों जहाँ इर्द गिर्द या तो घास है या छोटे मोटे पौधे। इनके दरमियान खड़ा दरख्त खुद को अकेला ही महसूस करता है और पहले ही अपनी बीवी से मोहब्बत जैसे जज्बे की उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि वो इसी मुआशरे की पैदावार थी जहाँ रंग के पीछे लोगों की पूरी शख्सियत मस्ख कर दी जाती है। मगर अयूब मारिया और इनके जैसे दूसरे लोग इनके लिए अपनी शादी को नॉर्मल अंदाज में चलाना मज़ीद मुश्किल बना देते थे। आयमा के अल्फाज कान में गूंजे तो इसके चेहरे पर उदास मुस्कुराहट उभरी। सारा के घर के बिल मैं देता हूँ, इसके लिए मोहब्बत करना आसान है। एहसान उतारती है और देखने वाले इसको मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। अपनी हालत पर तरस खाते हुए खुद ही हंसा। मिस्टर डैनियल मुराद, तुम्हारी ज़िंदगी तो स्टार प्लस के ड्रामों को मात देती है। पैर आगे को फैलाकर कुर्सी पर मज़ीद चौड़ा होकर लेट गया। बालों में हाथ फेरते हुए अगला सिगरेट सुलगाया। गहरी सी सांस खींची, अंदर खींचकर जहर को लंबे कश के साथ सीने में उतारा। फिर धुएं के मरगुलों को अंधेरे में फैलते हुए देखने लगा। जब आसमान पर हल्की हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई, जिस्म ने मज़ीद सर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, वो उस कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठंड से हड्डियां जैसे अकड़ी हुई थीं। धीमे धीमे कदम उठाता हुआ अपने कमरे में आया। दरवाज़ा बंद था मगर लॉक नहीं था। उसने माथे पर तेवरी लेकर बेड की जानिब देखा। कमरे में लैंप की हल्की सी रोशनी मौजूद थी। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक लगाया और बेड के करीब आया। सारा के बालों ने इसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वो बेड के पास नीचे कारपेट पर घुटनों के बल बैठ गया और सारा के चेहरे को सहलाते हुए एहतियात की कि कहीं इसका गाल ना दुख जाए। साथ उसको आवाज़ दी, सारू। वो इसके ठंडे हाथों से चेहरे को दूर कर रही थी। मुसलसल उठाने से वनूदगी में बोली, आंखें खोलकर मेरी बात सुनो। आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ है? पहले आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो। डैन। सारा, आंखें खोलकर मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो नींद से भरी आंखों में हैरत से बोली, सब खैर तो है ना? आप इस तरह क्यों बैठे हैं? वो सब याद आते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। आप फर्श पर क्यों बैठे हैं? ऊपर उठें। सारा, तुम आज के बाद रात के 12 बजे तक बालकनी में बैठकर मेरा इंतज़ार नहीं करोगी हैं? जब मैं घर पर ना हूँ, मम्मी वगैरह भी सो जाएं, तो तुम अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करके अंदर रहोगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या अयूब की वजह से कह रहे हैं? मुझसे सवाल हो जवाब मत करो। मुझसे सिर्फ वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। मगर डैन, हमारा घर बहुत महफूज है, यहाँ क्या ख़तरा होना है? तुम मेरी एक बात मान सकती हो, ये घर महफूज नहीं है, तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, और जब तक तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखने का वादा नहीं करती हो, मुझे सुकून नहीं आएगा। सारा ने गौर से इसके चेहरे को पढ़ा। वो परेशान था, वो बेचैन था। सारा ने हमेशा इसको बहुत पुरसुकून और पुरएतमाद देखा था, इसलिए ये डैन अजनबी महसूस हुआ। इसने सर इस बात में हिलाया। वादा करती हो? जी। क्या अयूब ने कभी? वो अपनी बात अधूरी छोड़कर सर झुका गया। सारा का मुंह खुल गया। ये क्या क्या सोचकर खुद को अजियत दे रहा है। वो दोनों हाथों में अपना सर थामकर सरगोशी में बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ। मुझे इन पर एतमाद था। वो मेरा भाई है और भाई आपकी इज़्ज़त के मुहाफिज होते हैं। मुझे क्या खबर थी ये मुझसे इस कदर नफ़रत करता है। सारा से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। मजबूत अल्फाज में एतमाद से बोली, डैन, मेरी तरफ देखें। इसने डैन का चेहरा हाथों में भरकर इसकी निगाहों में देखते हुए पूरे यकीन से बोलना शुरू किया।
मैं नहीं जानती हूँ अयूब ने आपके सामने मेरे बारे में ऐसे बात क्यों की है। शायद वो आपको तकलीफ़ देने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था। आपकी परेशानी देखकर अंदाज़ा हो रहा है वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है। अयूब ने मेरे साथ कभी किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की है। हकीकत तो ये है हमारे दरमियान बातचीत ही ज़रूरत के तहत होती है। उसको कुछ चाहिए हो तो मुझसे मुखातिब होता है, वरना वो अपने काम से काम रखता है। शोहर को तसल्ली दिलवाने के चक्कर में ये बात बिल्कुल गोल कर गई कि कभी कभार ऐसा हुआ है जब इसने अयूब की बड़ी गहरी नज़रों को खुद पर फोकस देखा है। आज के बाद तुम उसका कोई काम नहीं करोगी। वो मेरा भाई नहीं है, वो एक सांप है। वो इसके हाथ झटक कर उठ खड़ा हुआ। डैन ने कमरे की बत्ती जलाई। सारा ने इसकी हालत का जायज़ा लिया। इसके दाएं अब्रू के ऊपर खून जमा हुआ था। सीधी हाथ की जिल्द फटी हुई थी, मगर वो हर दर्द से बेनियाज। लैंडलाइन उठाकर नंबर मिलाने के बाद फ़ोन कान से लगाकर बेड की दूसरी जानिब टिक गया। हेलो, मैं डैनियल मुराद बोल रहा हूँ। मुझे अपने घर के लिए एक अदद गार्ड की फौरी ज़रूरत है। सारा उसकी पुश्त को देख रही थी। 3 मिनट तक सारी तफसील देने के बाद उसने फ़ोन रखा, मगर अपनी जगह से उठा नहीं। आपने खाना नहीं खाया ना? कोई जवाब ना आया, जैसे उसने सुना ही ना हो। सारा ने कुर्सी पर रखा गाउन पहना और चलती हुई इसके ऐन सामने रुकी। इसके हाथ से फ़ोन लेकर वापस रखा। एक एक करके इसकी शर्ट के बटन खोलने के बाद उसको बाजू सीधे करने का इशारा किया। डैनियल ने उसका इशारा समझकर बाजू उठा दिए। इसकी खून के धब्बों वाली शर्ट उतारने के बाद वो वॉशरूम में गई। तौलिए को डेटॉल मिले गर्म पानी में भिगोने के बाद वापस आई। पहले इसकी पेशानी पर जमे खून को साफ़ किया, फिर इसी तरह नरमी से इसका हाथ साफ़ किया। इतना ऊंचा लंबा इंसान अपने भाई के ज़ुबान से निकले जहर से किस कदर मुतासिर हुआ था। सारा की आंखों में नमी आ गई। अलमारी में से सूट निकाल कर इसके पास रखा। जिस तरह शर्ट उतारते वक्त वो इसके इशारों पर अमल करता गया था, बिल्कुल इसी तरह इसके कहने पर कमीज़ पहन ली। सारा ने शलवार इसकी गोद में रखी। मैं खाने को कुछ लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है और तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप ये डरे हुए बाप जैसा रद्द-ए-अमल देना बंद करें, जो अपनी औलाद की हिफाजत के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही परेशान होता है। पहली दफ़ा डैन ने सर उठाकर इसको घूरी से नवाजा। अपनी इसी आदत की वजह से तुमने अपने चेहरे पर मुक्का खा लिया है। तुम बाज क्यों नहीं आती हो? किस आदत की वजह से? मुझे तो सिर्फ इतना पता है, मैं लड़ाई ख़त्म करवाना चाह रही थी। तुम्हें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो बचत हो गई है। अगर जबड़ा वगैरह टूट जाता फिर मानती हूँ आप बड़े फिट और सेहतमंद इंसान हैं, मगर अब आप मोहम्मद अली बॉक्सर भी नहीं हैं जो एक ही मुक्के में मुझे नॉकआउट कर देते। मैं मानता हूँ मैं मोहम्मद अली नहीं हूँ और ना ही तुम माइक टायसन हो जो मुक्का खाकर खड़ी रहती। मगर मैं अभी तक शौकिया तौर पर वर्जिश में बॉक्सिंग करता हूँ। शोखा इंसान बॉडी ऐसे बनाकर रखी हुई है जैसे नुमाइश में पेश करनी हो। ख़बरदार, जो तुमने मेरे अलावा किसी औरत को ये जिस्म देखने की भी इजाज़त दी हो। छूना तो बहुत दूर की बात है, वरना मैं मुक्के मार कर उसका तो हशर कर दूंगी। देखने वाले की आंख निकाल लूँगी। तुम सर से पैर तक सिर्फ मेरे हो। सुन रहे हो? सारा नाखून चबाते हुए उसको यकटुक देखे जा रही थी। डैन ने चौंक कर उसको देखा। थोड़ी देर देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जी सुन रहा हूँ। और कुछ? सारा ने खौफज़दा नज़रों से उसको देखा। क्या मैं कुछ ऊंची आवाज़ में बोल गई? डैनियल की आंखों से निकलने वाली गर्मी इसके शक की तस्दीक कर रही थी। सारा ने फटी आंखों के साथ दोनों हाथ मुंह के ऊपर रख लिए। कमरे में डैन का कहकहा गूंजा। अगले पल वो इसके लाल पड़ते गालों की वजह से इसको तंग करने की नीयत से बोला, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरा इस कदर गौर से जायज़ा लेती हो। सारा बुत बनी खड़ी थी। एक पल को मुंह से हटाकर बोली, इस वक्त मौत के फरिश्ते मुझे ले जाएं, इनसे कोई शिकवा नहीं करूँगी। डैनियल के होंठ फैल गए। चलो शुक्र है, जिसको मुतासिर करने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ इसने आज अपनी पसंदीदगी
का इतराफ़ तो किया। सारा ने हैरत से उसको देखा। उसकी शरारत समझे बगैर चेहरे से हाथ हटाकर उसके पास आई और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आप वाकई मुझे मुतासिर करने के लिए इतनी वर्जिश करते हैं? डैन ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका दबाया। सारा का एक नया रूप इसके सामने आया था और वो इस गुफ्तगू को हद से ज़्यादा पसंद कर रहा था। इसलिए ड्रामा करते हुए संजीदगी से बोला, ज़ाहिरी बात है, और किसके लिए करूँगा? हाय, मैं तो समझती थी आपको फिट रहने का शौक़ है। बेख्याली में डैन के बालों को सेट करते हुए बोली। एक बात बताऊँ? आपको मेरे लिए इतनी जान खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोटे होते, सख्त मसल्स की बजाय अगर आपका पेट भी निकला होता, तब भी आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते। अच्छा, हाँ, बल्कि एक फ़ायदा होना था। डैन ने इसका हाथ पकड़ा। कैसा फ़ायदा? फ़ायदा ये होता, दूसरी लड़कियां आपको मुंह में पानी लेकर ऐसे ना देखती जैसे सामने डैन की बजाय चॉकलेट पुडिंग हो। तो तुम्हें मुझे देखकर चॉकलेट पुडिंग याद आती है? हाँ, और ख़ास वो वाली जिसमें आला किस्म का चॉकलेट इस्तेमाल हो। एक चम्मच लो तो दरमियान से गर्म चॉकलेट निकले। उफ़, चलें कुछ खा कर आते हैं। बड़ी आसानी से तुमने मेरा दिमाग हल्का फुल्का कर दिया है। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये खूबी भी है। वो इसकी उंगलियों के गिर्द अपनी लंबी उंगलियां लपेटते हुए सारा को बड़े गौर से देखते हुए धीमे से कह रहा था, मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहाँ शहर की सबसे अच्छी चॉकलेट पुडिंग मिलती है। आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। सारा ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा, फिर निचले होंठ को दांतों में दबाकर मुस्कुराहट का गला घोंटते हुए पूछा, मिस्टर डैन, यस, इज़ इट अ डेट? वेल, यूल सी। ओके, मुस्कुराते हुए बोली, अभी के लिए एक मसला है। वो क्या? वो ये कि मैंने डिनर नहीं किया था और अब भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसलिए आप बंदी पर एहसान करते हुए मेरे साथ किचन में चलें। तुम अपने खाने की रूटीन कब बदलोगी? जब आप डिनर घर पर करना शुरू कर देंगे। इतना कहकर वो दरवाजे की जानिब हट गई तो डैन का इंतज़ार किए बगैर कमरे से चली गई। डैन ने फ़ौरन जूते उतारे, अपना ट्राउज़र बदला और पैरों में स्लीपर अड़ीसता हुआ इसके पीछे आ गया। डैन को देखते ही सारा ने पूछा, क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ हल्का फुल्का दे दो। ऑमलेट बना दूं या कोफ्तों के साथ पराठा लेंगे? मैं इतना भारी खाना खाकर नहीं सो सकता, इसलिए ऑमलेट ही दे दो। सारा को बहुत कम मौका मिलता था डैन के लिए नाश्ते में एहतमाम करने का, क्योंकि वो नाश्ता हल्का फुल्का करता था। इसलिए आज शौक़ से इसके लिए मशरूम्स, पालक और सन ड्राइड टमाटर वगैरह डालकर ऑमलेट बनाया। साथ इसको चाय का कप दिया। अलबत्ता अपने लिए इसने कोफ्तों के साथ पराठा और अचार ही लिया। खाने के बाद वो बर्तन उठा ही रही थी जब गेट पर बेल हुई। डैनियल बाहर चला गया। इसके पीछे देखते हुए सारा ने सोचा, ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता है कि ये शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। क्या ज़रूरत है खुद से यूं जाकर दरवाज़ा खोलने की? दूसरी तरफ कोई चोर डाकू भी तो हो सकता है, कोई इसको नुकसान ही ना पहुंचा दे। फिर अल्लाह पाक सदा इसकी हिफाजत करे, इसका बाल भी बाका ना हो। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और तसव्वुर में डैनियल को लाकर इस पर फूंक दी। अभी सुबह के 4:45 हुए थे, मगर खिलाफ़े मामूल नादिया बेगम भी जल्दी उठ गई थी। सारा को किचन में खड़ा देखकर पहला तंज का तीर फेंका। मेरे बेटे की हालत बिगाड़ने के बाद यहाँ शौहर के साथ चोंचले हो रहे हैं। लोगों में इंसानियत ही मर गई है। याद रखना, अगर मेरा बेटा इस घर से गया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मम्मी, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारी वजह से इसने भाई पर हाथ उठाया। मैं डैन से कहूँगी वो अयूब को माफ़ कर दे। तुमने जो करना था कर लिया है। अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। सारा ने दुखी दिल के साथ नादिया बेगम की नफ़रत लुटाती नज़रों में देखा। वह कमरे में आ गई। वज़ू करके निकली थी जब डैन ने कमरे में दाखिल होते हुए बताया, अयूब चला गया है और बाहर गार्ड आ गया है। डैन, अयूब को माफ़ कर दे, मम्मी बहुत नाराज़ हैं। डैन ने हाथ उठाकर उसको वहीं चुप करवा दिया। इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। तुम नमाज पढ़ो, मम्मी को मनाना मेरा मसला है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया।
जी तो लिसनर्स, ये थी आज के नावल की लॉन्ग सी एपिसोड और आई होप आप ये नावल एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।